जाति के नाम पर जो सामाजिक और राजनीतिक संगठन बनता है वह जाति को मजबूत करता है या कमजोर? हक मांगना जातिवाद नहीं है, हक मारना जातिवाद है। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि यहाँ सम्मान भी जाति देख के दिया जाता है। अपनी जाति को श्रेष्ठ बताना, दूसरी जाति को नीच बताना, ये जातिवाद है। अखिलेश यादव जी अपने कार्यकाल के दौरान कभी नोएडा का दौरा नहीं किया। जो मुख्यमंत्री नोएडा का दौरा करता है उसकी सत्ता चली जाती है। आप 27 में अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनवाइए, सबसे पहले उनका दौरा नोएडा का कराएंगे। अगर ये कुछ लोगों के मन में भ्रम है कि वो नहीं आते हैं नोएडा, तो इस भ्रम को तोड़ने का काम करेंगे। क्या आपने कभी उन्हें पाखंड न करने की सलाह दी हो या मना किया है? कि मंदिर में जाकर पूजा करना या व्रत रखना या उपवास करना ये पाखंड नहीं है। पाखंड ये है कोई व्यक्ति ये कहता हो कि मैं मंत्रों से बारिश करा दूंगा, या मैं व्यक्ति का भाग्य परिवर्तन कर दूंगा, या मैं मंगल ग्रह की दशा बदल दूंगा, ये पाखंड है। लेकिन वर्तमान की केंद्रीय सत्ता जो है वो तो भारत को विश्व गुरु होने का दावा करती है। पहली बात तो मेरा दावा है कि कोई ट्रैक्टर के बड़े पहिए के ट्यूब को गैस भरकर कोई स्कूटर पर ले जाके दिखा दे। दूसरी बात, गोबर गैस से चूल्हा तो जलता है, इंजन नहीं चलता। कुंभ में योगी जी ने भगदड़ में हुई मौतों पर इतना बड़ा झूठ बोला और छिपाने के लिए अवैध तरीके से पैसे भी दिए गए। बहुत गहराई से मानता हूँ कि संत का कोई लक्षण योगी आदित्यनाथ में नहीं है। केवल नाम के संत हैं, अपने आप को संत कहते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह से मुक्त हो, कभी गुस्सा ना आए, कभी अपशब्द ना बोले, कभी किसी से घृणा ना करे। और ANI के कैमरामैन को उन्होंने क्या बोला तो पूरी दुनिया ने सुना है। तो ये भाषा कभी संत की नहीं हो सकती। तो ये तो योगी जी का बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा पाप है, और मैं समझता हूँ कि इस अपराध की सजा उन्हें जरूर है। मैं वंदना पांडे द वंदना वाइफ शो में आपका स्वागत करती हूँ। आज इस शो के मेहमान हैं राजकुमार भाटी जी, जो पेशे से पत्रकार और शिक्षक रह चुके हैं। मिहिर भोज कॉलेज में बतौर प्रोफेसर कार्य कर चुके हैं। इन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा देहाती मोर्चा से शुरू की। वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। गौतम बुद्ध नगर जिले के दादरी विधानसभा से 2022 में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भी रह चुके हैं। भाटी जी किसान आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे हैं। सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर मुखर होकर बोलते हैं। भाटी जी ने अखिलेश आ रहे हैं एक बेहतरीन गीत लिखा, जो चुनावी अभियान में बहुत ही लोकप्रिय और चर्चित हुआ था। आज हम भाटी जी से सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर बात करेंगे। राजकुमार भाटी जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। आज का पहला सवाल है, जाति के नाम पर जो सामाजिक और राजनीतिक संगठन बनता है वह जाति को मजबूत करता है या कमज़ोर? देखिए, ये भारत देश की एक कड़वी सच्चाई है कि ये देश जातियों का देश है जी। कोई ये नकार नहीं सकता। और जाति व्यवस्था, जाति जो सिस्टम है वो कोई बहुत अच्छा नहीं है। हम नहीं चाहते, हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये जाति व्यवस्था अगर ख़त्म हो तो देश हित में होगा जी। और समाज हित में होगा। लेकिन जब तक जाति है तब तक जाति की बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो जाति के दो पहलू होते हैं। मैं एक डायलॉग अक्सर बोलता हूँ अपने इंटरव्यू में भी, टीवी शो में भी और सोशल मीडिया पर भी, कि हक मांगना जातिवाद नहीं है, हक मारना जातिवाद है। जो दबे कुचले लोग, जो सामाजिक ऐतिहासिक कारणों से संसाधनों में पीछे रह गए हैं, शिक्षा में पीछे रह गए हैं, सत्ता में पीछे रह गए हैं, यहाँ तक कि सम्मान में भी पीछे हैं। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि यहाँ सम्मान भी जाति देख के दिया जाता है। तो उन लोगों के हक की बात करना, उन्हें बराबरी में लाने की बात करना, उन्हें विशेष अवसर देके आगे बढ़ाने की बात करना जातिवाद नहीं है। अपनी जाति को श्रेष्ठ बताना, दूसरी जाति को नीच बताना, ये जातिवाद है। जो लोग ऐसा करते हैं वो जातिवादी हैं। और जो हक की बात उठा रहे हैं, जो कमज़ोर को, दलित को, पिछड़े को, वंचित को हक देने की बात कर रहे हैं, वो जातिवाद नहीं है। और उससे जातिवाद कम होता है, जातिवाद ख़त्म होता है। अगर 1950 में भारत का संविधान लागू होने के बाद सामाजिक न्याय की अवधारणा न रखी गई होती और छुआछूत और जातिवाद के खिलाफ कानून न बनाए गए होते, तो ये जातिवाद जो कम हुआ है 75 साल में,
ये कम ना हुआ होता। जब देश आज़ाद हुआ था तब हालत ये थी कि बहुत लोगों को बराबर में बैठने का अधिकार नहीं था, जी उन्हें मंदिर में प्रवेश का अधिकार नहीं था, उन्हें इस विद्यालय में प्रवेश का अधिकार नहीं था। तो ये कानून ने हमारे ने और विशेष अवसर देने का जो जब दलित पिछड़ी जातियों से लोग कुर्सियों तक पहुँचे आरक्षण के बल पे, तो दूसरे लोगों ने उन्हें सम्मान देना शुरू किया, तो उससे थोड़ी बराबरी आई, गैर बराबरी कम हुई। तो जाति का मैं ये मानता हूँ कि जाति के नाम पे किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए, किसी को भी। कई बार जो मतलब कमज़ोर जातियाँ मानी जाती हैं, वंचित जातियाँ मानी जाती हैं, उनके लोग भी सक्षम जातियों को या सबल जातियों को गाली देने लगते हैं। भाई गाली मत दो, वैचारिक जागरूकता की बात करो और अपने हक की बात करो, किसी से नफरत मत करो, ये हमारा मानना है। भाटी जी, आप अपने आप को कर्मकांड से मुक्त मानते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर आपके नाम से एक कार्ड तैर रहा होता है। यदि वह कार्ड आपके घर का है तो उसमें वो सारी कर्मकांड की बातें लिखी हुई हैं। नहीं, देखिए ऐसा है, मेरी पत्नी रोज़ाना पूजा करती है। जी उन्होंने शिव जी की और गणेश जी की तस्वीरें वो रखी हुई हैं, प्रतिमाएं, और पूरा शिव परिवार है, जी जी और रोज़ाना जोत जलाती हैं उनके सामने और व्रत भी रखती हैं। देखिए, आप मैंने तो बहुत प्रगतिशील नहीं विचारधारा मैंने से। मैंने कभी मना नहीं किया। जी ठीक है, मेरे पिताजी अब तो ज़्यादा वृद्ध हो गए हैं, 86 वर्ष उम्र है उनकी, तो अब सेक्टर में हम लोग रहते हैं। जब तक वो गांव में रहे, हर इतवार को यज्ञ करते थे, और जब मैं घर होता था तो मुझे भी बैठा लेते थे बुला के। पिताजी। हाँ, जी तो मैं व्यक्तिगत तौर पे, मेरी मान्यता कर्म कांड में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन संस्कार अलग चीज़ है जी और धार्मिक कर्मकांड अलग चीज़ है। अब जैसे हमारे बच्चों के विवाह होते हैं तो अग्नि के फेरे लिए जाते हैं, नहीं, वो एक संस्कार है, राइट। ठीक है नहीं। तो हम इतनी, मैं व्यक्तिगत कह रहा हूँ, मैं इतनी नफरत भी किसी काम से नहीं करता कि उसके लिए लड़ूं किसी से या किसी को रोकूं। मैंने अपनी पत्नी को आज तक नहीं रोका, और जैसा कि मैंने बताया कि रविवार को मेरे पिताजी यज्ञ करते थे, जब मैं मौजूद होता तो मुझे बैठा लेते थे, तो मैं भी उनके साथ गायत्री मंत्र बोलता था, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कोई, अब हम राजनीतिक आदमी हैं, हमें कई बार मुस्लिम भाई भी बुला लेते हैं, उनकी वहाँ तकरीर वगैरह होती हैं उनकी, उसमें तो हम उसमें भी जाते हैं। सिख भाई भी बुला लेते हैं गुरुद्वारे में, तो गुरुद्वारे में मैंने कई बार माथा टेका है जाके। तो हम लोगों की भावनाओं का अनादर करना नहीं चाहते, ना किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना चाहते हैं। जी लेकिन जो मेरे व्यक्तिगत विचार है, मैं कभी व्रत नहीं रखता, मैं कभी पूजा नहीं करता, और ये सब बताने में मुझे कोई संकोच नहीं है, मैं इसमें कोई अपराध नहीं मानता इसे। तो मेरी बहुत ज़्यादा आस्था धार्मिक कर्मकांड में नहीं है, व्यक्तिगत। जी जी लेकिन कोई मेरे बराबर में कर रहा हो तो मुझे कोई आपत्ति भी नहीं है। उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता। हाँ, उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, और हर व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आस्था का हमें सम्मान करना चाहिए। अखिलेश यादव जी अपने कार्यकाल के दौरान कभी नोएडा का दौरा नहीं किया। एक प्रचलित मान्यता है कि जो मुख्यमंत्री नोएडा का दौरा करता है उसकी सत्ता चली जाती है, इसीलिए उन्होंने नोएडा के विकास कार्यों और शिलान्यास अपने मुख्यमंत्री आवास से ही किया था। इसके विपरीत योगी आदित्यनाथ जी इस मान्यता को नहीं मानते हैं और उन्होंने कई बार नोएडा का दौरा किया। एक योगी इस मिथक को नहीं मानता है और एक विदेश में पढ़ा लिखा नेता इस मिथक को मानता है। जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत जानकारी है, कुछ ऐसा संयोग रहा होगा, कोई उन्हें समय नहीं मिला होगा, कोई कार्यक्रम नहीं लगा होगा, लेकिन मेरी जहाँ तक व्यक्तिगत जानकारी है, इस मिथक की वजह से उन्होंने, वो कोई नोएडा को अशुभ नहीं मानते। और मैं पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं आपके शो पर ये दावा कर सकता हूँ, आप 27 में अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनवाइए, सबसे पहले उनका दौरा नोएडा का कराएंगे। अगर ये कुछ लोगों के मन में भ्रम है कि वो नहीं आते हैं नोएडा, तो इस भ्रम को तोड़ने का काम करेंगे। और ऐसा नहीं है कि वो मिथक की वजह से या अशुभ मानने की वजह से नोएडा नहीं आए थे। जी जी
आप पाखंडवाद का पुरजोर विरोध करते हैं, लेकिन आप जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी और उनकी धर्म पत्नी ऐसे कार्य करते दिखते हैं। क्या आपने कभी उन्हें पाखंड न करने की सलाह दी हो या मना किया है? नहीं, मंदिर में जाकर पूजा करना या व्रत रखना या उपवास करना ये पाखंड नहीं है। पाखंड ये है कोई व्यक्ति ये कहता हो कि मैं मंत्रों से बारिश करा दूंगा, या मैं व्यक्ति का भाग्य परिवर्तन कर दूंगा, या मैं मंगल ग्रह की दशा बदल दूंगा, जी ये पाखंड है। तो पाखंड का विरोध हर आदमी को करना चाहिए, मुझे ही नहीं, जी जी हर विचारवान व्यक्ति को, हर वैज्ञानिक सोच रखने वाले व्यक्ति को पाखंड का और अंधविश्वास का विरोध करना चाहिए, क्योंकि पाखंड ने इस देश का बहुत नुकसान किया है। पाखंड और अंधविश्वास की वजह से हम इस देश में, हम कितना ही लंबी लंबी बातें करते रहें, अपने को आपको गुरु, विश्व गुरु बताते रहें, और हम कहते रहें कि हम सबसे ज़्यादा विकसित लोग हैं, हम इस देश में कोई आविष्कार नहीं कर पाए। जिस माइक पे हम बोल रहे हैं, ये माइक हमारे देश में आविष्कार नहीं हुआ। इसका जो कैमरा हमें शूट कर रहा है, ये कैमरा हमारे देश में आविष्कार नहीं हुआ। हम एसी रूम में बैठे हैं गर्मी से बचने के लिए, तो इस एसी का आविष्कार हमारे देश में नहीं हुआ। ये लाइट जल रही है, इस बिजली का आविष्कार हमारे देश में नहीं हुआ। हवाई जहाज़, मोटर कार, मोबाइल फ़ोन, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, कौन सा आविष्कार हमने किया? हम बीमारियों की दवाई तक नहीं खोज पाए। मलेरिया की, इसकी जो है चेचक की, पोलियो की दवाई क्या हमने खोजी है? इनकी सबकी वैक्सीन विदेश में आविष्कृत हुई हैं। क्यों हुई हैं? क्योंकि हमें षड्यंत्रपूर्वक, योजनाबद्ध तरीके से पाखंड और अंधविश्वास परोसा जाता है। सवाल मत करो, प्रश्न मत पूछो, संदेह मत करो। संदेह से ही विज्ञान की शुरुआत होती है। न्यूटन जब सेब के पेड़ के नीचे लेटे हुए थे और सेब उनके ऊपर गिरा, तो उन्होंने, सवाल उनके दिमाग में आया तो उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज कर दी। जेम्स वाट ने ढक्कन को उठते देखा, भाप से ढक्कन उठ रहा था, तो उसके दिमाग में बात आई कि भाप में तो ताकत होती है, उसने भाप के इंजन का आविष्कार कर दिया। जी जी तो जब तक सवाल नहीं करोगे, और हमें काल्पनिक कहानियाँ पकड़ा दी गई हैं कि हमें ये सोचने का मौका ही नहीं दिया गया कि बारिश कैसे होती है। हमें काल्पनिक कहानी लिख के दी गई कि इंद्र देवता हैं, वो बादलों को आदेश देते हैं कि जाओ बारिश करके आओ, और बारिश हो जाती है। कि भूकंप लेकिन कैसे आता है? कि वो जी तो गाय के सींग पर धरती रखी हुई है, जब गाय सींग बदलती है तो भूकंप धरती हिलती है। चंद्रग्रहण, सूर्यग्रहण कैसे पड़ते हैं? हमें सोचने का मौका ही नहीं दिया इस पाखंड ने। तो ये पाखंड बहुत खतरनाक है, ये हमें विकास से रोकता है। और ये सारे पाखंडी जब इन्हें ज़रूरत पड़ती है तो वैज्ञानिक आविष्कारों का ही प्रयोग करते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, एक महाराज ये ऐलान कर रहे थे, मैंने खुद सुना था अपने प्रवचन में, कि जो ईश्वर में आस्था रखेगा और जो मंदिर में पूजा करेगा उसे दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और थोड़े दिन बाद ही वो महाराज आईसीयू में एडमिट थे। जी उन्हें हॉस्पिटल ही जाना पड़ा इलाज कराने के लिए। जी क्यों नहीं उन्होंने मंत्रों से अपना इलाज किया? और ज़्यादातर, इनमें एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जो आपके दर्शक सुनें इस बात को और समझें, जी कि ज़्यादातर लोग जो हमें वैज्ञानिकवाद से और उससे प्रगतिशीलता से बचाने की बात करते हैं और पाखंड में उलझाए रखते हैं, इनके सबके बड़े बच्चे जो है बड़े बड़े अंग्रेजी स्कूलों में और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में और विदेश में पढ़ के आते हैं, बिल्कुल और वो डॉक्टर, इंजीनियर और पायलट और बनते हैं, वो प्रगति करते हैं, और हमें उलझाए रखते हैं कि नहीं बस कांवड़ लाओ और मंत्र बोलो और पूजा पाठ करो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो मैं इसलिए पाखंड का विरोध करता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। आस्था का मैं कतई विरोध नहीं करता, आस्था का मैं सम्मान करता हूँ, धर्म का मैं सम्मान करता हूँ। किसी व्यक्ति को जाति धर्म के नाम पर मैं ऊंचा नीचा या खराब और अच्छा नहीं मानता। मेरी ये मान्यता है, घोर मान्यता है, कि कोई धर्म, कोई जाति अच्छे बुरे नहीं होते, व्यक्ति अच्छे या बुरे होते हैं। बिल्कुल हमें व्यक्ति का चरित्र देखना चाहिए, उसकी जाति और धर्म से ज़्यादा हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए। जी। लेकिन वर्तमान की केंद्रीय सत्ता जो है वो तो भारत को विश्व गुरु होने का दावा करती है। वर्तमान में तो जो केंद्र में सत्ता है, इससे इससे ज़्यादा खराब सत्ता इस देश ने इतिहास में कभी देखी नहीं। जी एक ऐसे आत्ममुक्त और क्या कह सकता हूँ ना, एक्टर मुख्यमंत्री वो हैं, सॉरी, प्रधानमंत्री हैं। जी जी एक्टर बहुत अच्छे हैं वो। विमान दुर्घटना के बाद भी वो फ़ोटो शूट करा सकते हैं, ये हिम्मत
मोदी जी जुटा सकते हैं। कोई संवेदनशील प्रधानमंत्री तो बड़े स्टाइल में फ़ोटो शूट कराए उन्होंने, बड़े अच्छे अच्छे एंगल से फ़ोटो खिंचवाए विमान के मलबे के सामने खड़े होकर। वो तो जब से सत्ता में आए हैं तब से हम लोग तब देख से रहे हैं। वो दिन में कम से कम 5 बार कपड़े चेंज करते हैं और फ़ोटो कराते हैं हर जगह, और झूठ इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं कि मैं एक बार जा रहा था तो एक आदमी स्कूटर पर ट्रैक्टर के बड़े पहिए वाली ट्यूब में गैस भर के ले जा रहा था, गोबर गैस, कि इससे मैं इंजन चलाऊंगा। अब पहली बात तो मेरा दावा है कि कोई ट्रैक्टर के बड़े पहिए के ट्यूब को गैस भर कर कोई स्कूटर पर ले जाके दिखा दे। दूसरी बात, गोबर गैस से चूल्हा तो जलता है, इंजन नहीं चलता। हम गांव के रहने वाले हैं, हमने गोबर गैस प्लांट लगाए हैं, चलाए हैं, देखे हैं, ठीक है। एक बार मोदी जी जा रहे थे तो एक आदमी गंदे नाले के ऊपर बर्तन उल्टा करके उसकी गैस से चाय बना रहा था। वो आदमी दूसरे आदमी को नहीं मिला आज तक, वो केवल मोदी जी को मिला। जी जी। एक दिन मोदी जी अपने भाषण में कह रहे थे कि संत कबीर, गुरु गोरखनाथ और गुरु नानक तीनों बैठ के एक गुफा में जो चर्चा किया करते थे। तीनों के बीच में 200-200 100-100 साल का अंतर है। बिल्कुल, जो संभव ही नहीं है। एक दिन उन्होंने जो है वो तक्षशिला को बिहार में ले आए, कि तक्षशिला और नालंदा बिहार में 2 विश्वविद्यालय थे। एक सिकंदर को भी एक बार बिहार ले आए, जबकि सिकंदर सिंधु नदी से आगे आया ही नहीं था, जी जी। सिंध से आगे आया ही नहीं था, वहीं से वापस लौट गया था राजा दाहिर से लड़ने के बाद। तो ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि वो खुद कोई प्रगतिशील या सत्यता की या तर्कशीलता की या दिशा देने वाली बातें नहीं करते, और वो झूठ बोलने में और लोगों को बहकाने में माहिर हैं, उस काम को ठीक से करते हैं। तो वर्तमान केंद्रीय सत्ता तो लोगों को ज्ञान विज्ञान से वंचित रखने का एक षड्यंत्र समझ लें, या उनका उद्देश्य समझ लें, ये है कि लोगों में सोचने समझने की शक्ति कम से कम हो तो आपकी सत्ता बनी रहेगी। बिल्कुल। आपकी पार्टी बहुजन राजनीति तो करना चाहती है, लेकिन बहन मायावती जी ने बहुजन महापुरुषों के नाम पर कुछ जिलों का नाम रखा था। आपकी सरकार सत्ता में आते ही उसे हटा दिया, क्यों? पहले तो मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि मैं व्यक्तिगत तौर पर उस निर्णय के समर्थक नहीं हूँ। जी। दूसरी बात, हमारी पार्टी के नेता भी ऐसा बहुजन नेताओं के बारे में या बहुजन महापुरुषों के बारे में ऐसी सोच नहीं रखते हैं, लेकिन उस समय कुछ माहौल ऐसा बना कि लोगों ने खुद जा के ज्ञापन दिए। जैसे हमारा ज़िला भी उसमें शामिल था, गौतम बुद्ध नगर, जी जी। जब ये 13 ज़िले भंग किए गए थे। जी। तो मैं व्यक्तिगत तौर पे भी उन लोगों को जानता हूँ। हमारे ज़िले के कम से कम 20 गांव के लोगों ने जाकर मुख्यमंत्री जी से ये कहा था, नेताजी से, कि हमारे ज़िले को ख़त्म कर दो जी, हम तो जो है गाज़ियाबाद ज़िले में ही ज़्यादा बढ़िया थे और हमारा ज़िला बनने से हमें नुकसान हुआ है। जबकि हम सब लोग तो और बाकी लोग चाहते थे कि ज़िला रहे, ज़िला अच्छा। तो इसी तरह के ज्ञापन जगह जगह दिए गए थे कि ये नाम, अब जैसे गौतम बुद्ध नगर है, अब ज़िले में गौतम बुद्ध नगर नाम का कोई स्थान नहीं है, जी। कोई शहर कस्बा। भाई जिलों के नाम शहर मुख्यालय, जिला मुख्यालय होते हैं तो उस मुख्यालय के नाम से ज़िले होते हैं। बिल्कुल। जैसे गाज़ियाबाद, हापुड़ या जो भी होते हैं, मेरठ। अब ये ज़िले ऐसे थे जिनमें नाम तो रख दिए गए, लेकिन नाम हमें महापुरुषों के बढ़ाने थे तो कुछ और बड़े संस्थानों के हम नाम रख सकते थे, मेडिकल कॉलेजों के, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के, और मार्गों के नाम। तो एक तो ये था कि मैंने जैसे शुरू में कहा कि मैं फिर भी सहमत नहीं था, क्योंकि उन महापुरुषों की उपेक्षा हुई, उनको स्थान नहीं दिया गया जो मिलना चाहिए था। तो बहन जी ने ठीक किया था, उनके नाम पर नाम रखे। जी। लेकिन हमारी सरकार ने जो निर्णय लिया था, और आज वर्तमान समय में अखिलेश यादव जी भी उन महापुरुषों के समर्थक, मतलब पहले भी थे और आज भी हैं, वो उचित वो भी नहीं मानेंगे। लेकिन उस समय जनता की मांग थी, कुछ ऐसा माहौल बन गया था कि नेताजी ने वो निर्णय ले लिए थे। क्या अखिलेश जी अगर सत्ता में आते हैं तो प्रयागराज को पुनः इलाहाबाद में तब्दील करेंगे? नहीं, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना करना चाहिए, ना कोई इस तरह की मांग हो रही है। लेकिन जब इलाहाबाद को प्रयागराज किया गया, वो भी सरकार का कोई बहुत बढ़िया निर्णय नहीं था। इलाहाबाद अब बहुत संस्थान तो अभी, अब जब हम हाई कोर्ट जाते हैं तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ही बोला जाता है। जी जी। तो बहुत चीज़ें तो अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ही है।
बहुत चीज़ें इलाहाबाद के नाम से ही चल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बनारस को आज तक लोग बनारस कहते हैं, बहुत पहले उसका नाम वाराणसी किया गया था, लेकिन आज तक भी लोग बनारस ही कहते हैं। तो नाम परिवर्तन से कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन ऐसा हमारी सरकार की कोई सोच या कोई योजना नहीं है कि हम इलाहाबाद, प्रयागराज का नाम इलाहाबाद कर दें या किसी और स्थान का नाम बदलें, तो ऐसी कोई मांग नहीं है। बहन मायावती जी ने कथित राजाओं का संविधान का डर दिखाया था, ऐसा आप भी मानते होंगे, लेकिन बहन जी के सत्ता से बाहर जाते ही आपकी सरकार ने उन्हें दोबारा झूठी दम भरने का हौसला दिया। ये तो राजनीति होती है। मुझे दुष्यंत का एक शेर और याद आज वही लोग आपके लोगों को चैलेंज करते हाँ, हैं। मैं वही तो कहने वाला था, मैं उसी बात पे आने वाला था जी कि वो दुष्यंत का एक शेर है कि मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू ना समझेगा सियासत, तू अभी इंसान है। जी जी ये सियासत हर किसी की समझ में नहीं आती, ये समय समय पर परिवर्तित होती रहती है। जी जी अब वो उस समय परिस्थितियाँ अलग थीं, आज परिस्थितियाँ अलग हैं। और बहन जी का जो काम था वो बढ़िया काम था। बहन जी के उस निर्णय की हम सराहना करते हैं कि उन्होंने दबंगों को उनकी हैसियत बताने का काम किया था। जी जी। आज के समाजवादी पार्टी पर आरोप लगता है कि मुलायम सिंह यादव जी के इर्द गिर्द जनेश्वर मिश्र, बेनी प्रसाद वर्मा, अमर सिंह, आजम खान साहब जैसे बड़े नेताओं का फौज हुआ करता था, जिनका अपने क्षेत्र में वर्चस्व होता था। लेकिन यह बात या यह चीज़ अखिलेश जी के साथ देखने को नहीं मिलता है। उनके इर्द गिर्द घूमने वाले नेता अपने गृह जनपद में सत्ता से लड़कर नामांकन तक नहीं करा पाते हैं और सत्ता से लड़ने के बजाय भाग खड़े होते हैं। देखिए, नेता तो अखिलेश जी के साथ भी हर जिले के जनाधार वाले नेता हैं, और 2024 के लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आपने देखा कि हमने भारतीय जनता पार्टी को पराजित किया है। जी जी और हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय के लोग जीत के आए हैं। उसमें ब्राह्मण भी हैं, त्यागी भी हैं, और राय भी हैं, और पिछड़े भी हैं, दलित भी हैं, मुस्लिम भी हैं। हर वर्ग से हमारे सांसद जीत के आए हैं। जो आप बात कर रही हैं वो एमएलसी चुनाव की, कि जिसमें नामांकन नहीं कर पाए थे। जब सरकार बेशर्मी के साथ किसी बात पे आमादा हो जाए और पुलिस गुंडों का काम करने लगे, जी जी तो फिर जनाधार अपनी जगह होता है, गुंडई के सामने शरीफ आदमी लड़ नहीं सकता। जी जी वो पुलिस की खुली एक मतलब तानाशाही थी। पुलिस ने हमारे लोगों को अंदर घुसने नहीं दिया कलेक्ट्रेट के परिसर में। भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों लोग घुसा रखे थे। वो हमारे 2 लोग, उन सैकड़ों लोगों ने घेर लिए, उनके पर्चे फाड़ दिए, उनके साथ बदतमीजी की। तो जब सरकार चाहती है, सरकार कराती है जब अपराध, तो फिर कोई क्या कर सकता है? तब भी विपक्ष वरना उन्हीं लोगों को मैं चुनौती डटकर देता लड़ना हूँ, वे चाहिए। तो उसी जिले के रहने वाले थे। जी बिल्कुल। मैं तो वहाँ से जो है 250 किलोमीटर दूर रहता हूँ। जी मैं चुनौती देता हूँ, पुलिस ना बुलाए, मैं जाता हूँ, मुझे रोक के दिखाते हैं उस कलेक्ट्रेट में घुसने से। वो मैं चुनौती दे के आता हूँ और वही गुंडे आ जाएं, रोक के दिखा दें हमें कलेक्ट्रेट में घुसने से। जी जी लेकिन हाँ, जब सामने पुलिस या फौज या हमारे सरकारी विभाग खड़े होंगे, तो फिर हम जैसे शरीफ लोग लड़ते नहीं हैं। जी जी। वर्तमान मीडिया किसी दुर्घटना के बाद सत्ता से सवाल करने की जगह विपक्ष को नसीहत देता दिखता है। सवाल पूछने का सही समय नहीं है, आप राजनीति की रोटी मत सेकिए, जिससे सरकार जवाबदेही से बच जाती है और सुधार की गुंजाइश खत्म हो जाती है। ऐसे में सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए खामोश सड़कों पर आप लोग खामोश सड़कों को आंदोलनकृत कब करेंगे? नहीं, एक तो आपने मीडिया का जिक्र किया। वर्तमान दौर में लगभग हर क्षेत्र में अवमूल्यन हुआ है, नैतिक पतन हुआ है। जी जी चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो न्याय व्यवस्था हो, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे वो शिक्षा हो, लेकिन सबसे ज़्यादा अवमूल्यन पत्रकारिता का हुआ। सबसे ज़्यादा पतन इस दौर में पत्रकारिता का हुआ। बिल्कुल। पत्रकारिता तो समाप्ति की तरफ है, और ख़ास तौर से जो मुख्य मीडिया है, जो मुख्य धारा का मीडिया है,
वो उसने तो बेचारी बिल्कुल पहचान ही उसका खो तो दी। एक ही काम रह गया है, सरकार की चमचागिरी करना, बिल्कुल। सरकार का प्रचार करना। जबकि जी, पत्रकारिता में ये पढ़ाया जाता है कि जो सरकार बताती है वो खबर नहीं होती, वो बिल्कुल, विज्ञापन होता है। जो सरकार छिपाती है खबर वो होती है। बिल्कुल। लेकिन मीडिया रात दिन उसे ही चिल्ला चिल्ला के बताता रहता है जो सरकार बताती है। पत्रकारिता अगर बची हुई है तो आप जैसे जो यूट्यूब चैनल हैं या जो छोटे छोटे न्यूज़ पोर्टल चल रहे हैं, और मैं तो इसका विश्लेषण एक तरह ये करता हूँ कि जिन संस्थानों को पत्रकार खुद चला रहे हैं उनमें पत्रकारिता बची हुई है, और जिन संस्थानों को पूंजीपति घराने चला रहे हैं, उद्योगपति चला रहे हैं, उनमें सब पत्रकारिता की हम उम्मीद कर भी नहीं सकते, जी, जी, क्योंकि उनका एकमात्र मकसद होता है मुनाफाखोरी। बिल्कुल। तो वो मुनाफे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और ज़्यादातर जगह तो गैर पत्रकार पत्रकार बना के बैठा दिए गए हैं। ये जो सूट पहना के, टाई लगा के और क्रीम पाउडर लगा के जो शाम को चिल्लाते हैं चैनल के सामने, ये इसके कैमरे के सामने, ये पत्रकार नहीं हैं, जी, जी। ये एक्टर हैं। वो सामने वही टीपी में चलता रहता है और ये पढ़ते रहते हैं। ये खुद अपने अपने विवेक से एक वाक्य नहीं बोल सकते, सत्ता के कठपुतली। ना हिंदी में ना अंग्रेजी में। इनके पास जो है कोई ज्ञान भी नहीं है, इन्हें ना राजनीति का ज्ञान, ना इतिहास का, ना समाज का कोई ज्ञान नहीं है। जो एंकर नाम के प्राणी हैं, ये पत्रकारिता के लिए एक कलंक है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि सरकार, जब देखिए आंदोलन क्या होता है, आपने पूछा कि लोहिया जी कहते थे कि सड़कें जब सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो आवारा हो जाती है, जाती, बिल्कुल। यानी सड़कों पर आवाज़ उठते रहनी चाहिए। वैसे तो राजनीतिक रूप से अगर कभी कभी सड़क पर दिखाई देती है उत्तर प्रदेश में, तो समाजवादी पार्टी ही दिखाई देती है। अगर विपक्ष की भूमिका निभा रही है तो समाजवादी पार्टी ही निभा रही है। और हम लगभग हर महीने 2 महीने में एक प्रदर्शन आंदोलन हमारा होता रहता है। अभी पीछे भी कई 2 मुद्दों पे जो हमने लगातार सभी जिला मुख्यालयों पे प्रदर्शन किए थे। जी, जी, तो लेकिन आंदोलन बिल्कुल ऐसा होता है कि जैसे किसी का बच्चा ये जिद करने लगे, जी मुझे साइकिल दिलवाओ, और कहे कि जब तक मुझे साइकिल नहीं मिलेगी मैं खाना नहीं खाऊंगा और आपसे बात नहीं करूंगा, और रूठ के बैठ जाए। जी, तो जो दयालु माँ बाप होते हैं, संवेदनशील होते हैं, जिनके अंदर प्रेम होता है, वो या तो कुछ जुगाड़ करके किसी से उधार लेंगे कि कहीं कर्जा लेंगे, उसे साइकिल दिलवाएंगे, या बिल्कुल। उसे बहकाएंगे कि बेटा 1 हफ्ते बाद दिलवा दूंगा, सैलरी मिलेगी जब हुँ, दिलवा हुँ। दूंगा। उसे खाना खिलाएंगे। जी, और जो जी, नालायक माँ बाप होते हैं उसमें 2 थप्पड़ और मारेंगे कि मत खा खाना, नहीं मिलेगी साइकिल। तो जी, वर्तमान में सरकार ऐसी नालायक माँ बापों जैसी है। आंदोलन से सरकार को शर्म नहीं आती। आंदोलन से सरकार बात नहीं करती आंदोलनकारियों से, आंदोलन जीवी बताती है उन्हें। उनका 13 महीने उड़ाती बैठे है। रहे किसान सड़क पर, 700 किसान शहीद हो गए। किसी के माथे पे बल पड़े? उन्हें बिके हुए किराए के खालिस्तानी आतंकवादी बताते रहे। तो जब ऐसी संवेदनहीन सरकारें हों तो जन आंदोलन कम होते हैं। जी, लेकिन जी, फिर भी आपने जिस दृष्टिकोण से सवाल उठाया था, उसे मैं महसूस कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी की ओर से आंदोलन बढ़ाएंगे और सड़कों को जी, जी। सूनी नहीं रहने देंगे। क्योंकि समाजवादी पार्टी जिसको अपना नायक मानती है, वो लोहिया को मानती है। हाँ, और नहीं लोहिया जी, और लोहिया जी आपने ने तो उदाहरण भी कहा था, दिया। नेताजी ने तो करके दिखाया था। जी, जी, नेताजी लगातार सड़क पर रहे। नेताजी ने तो अखबारों के खिलाफ हल्ला बोल कर दिया था। बिल्कुल। जब 2 अखबार नेताजी के खिलाफ लगातार हमारी पार्टी के खिलाफ लिख रहे थे, उन्होंने कहा इन पर हल्ला बोलो। जी, तो जी, नेताजी तो ये हिम्मत रखते थे, सही बात बिल्कुल। है। और समाजवादी पार्टी वही समाजवादी पार्टी है, आज भी उसी तेवर की पार्टी है। थोड़ा सा सरकार तानाशाह आ गई है, लेकिन लड़ेंगे, अब नए नए सिरे से आंदोलन और मजबूत करेंगे। चलिए, कुंभ में योगी जी ने भगदड़ में हुई मौतों पर इतना बड़ा झूठ बोला और छिपाने के लिए अवैध तरीके से पैसे भी दिए गए उन आंकड़ों को। लेकिन इस पर योगी जी से ज़्यादा समाजवादी पार्टी के नेता चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? नहीं, इस पे तो चुप्पी बिल्कुल नहीं साधी। हम लगातार बोलते रहे, लगातार उस समय से ही बोलते रहे। और जिस समय घटना हुई थी जनवरी में, जी, मुझे कुछ व्यक्तिगत स्रोतों से जानकारी मिल गई थी। वहाँ जो पुलिस के लोग तैनात थे उनमें से 1-2 पुलिस वाले मुझे मिले। उन्होंने बताया कि जी, कई सौ मौतें हुई हैं और जेसीबी से उठा उठा के डेड बॉडी इधर उधर फेंकी गई हैं और मौतों को छिपाया जा रहा है। जी, जी, तो मैंने अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर उस समय एक शॉर्ट वीडियो बना डाली थी, वो जी, है अभी भी।
और मैंने उसमें एक सवाल उठाया था कि लोग अपने पाप धोने के लिए गंगा स्नान करने जाते हैं, बिल्कुल। और कुंभ स्नान का विशेष महत्व है। कुंभ में स्नान करके ये मानता आदमी कि उसे मुक्ति मिल जाएगी। तो मैं योगी जी से सवाल करना चाहता हूँ कि लोग तो पूरे देश से पाप धोने के लिए कुंभ आ रहे हैं, और योगी जी आप जो पाप कमा रहे हो ये कुंभ में, वो पाप कहाँ धोओगे आप? क्योंकि ये पाप है, ये अपराध है। इतने लोग मर गए और आप उन्हें छिपा रहे हो, और आप झूठ बोल रहे हो, और एक संत की वेशभूषा पहन के झूठ बोल रहे हो। तो मैंने तो उस समय भी सवाल उठाया था, लेकिन अब जब बीबीसी की रिपोर्ट आई है और उन्होंने जो आंकड़े पेश किए हैं, बिल्कुल। तो 82 मौत तो उन्होंने वो गिनवाई हैं जिनके सबूत उनके पास हैं। बिल्कुल। मौतें और भी वो खुद मान रहे हैं कि मौतें और ज़्यादा हुई हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं गिन रहे जिनके सबूत हमारे पास नहीं है, जिनके फ़ोटो या पुलिस वाले उन्हें कैश पैसा दे के आए हैं या उनसे लिखवा के लाए हैं, वो लिखते हुए, और जो सबूत उन्होंने ले लिए। तो ये तो एक बहुत बड़ा अपराध योगी जी ने किया है, संवैधानिक दृष्टिकोण से भी, एक शासक के दृष्टिकोण से भी, और संत के दृष्टिकोण से तो और भी बड़ा। जी जी। यद्यपि मैं बहुत बहुत गहराई से मानता हूँ कि संत का कोई लक्षण योगी आदित्यनाथ में नहीं है। वो केवल नाम के संत हैं, अपने आप को संत कहते हैं। संत में जो संत के चरित्र में जो विशेषताएं होनी चाहिए, उनमें से एक भी उनमें नहीं है। काम क्रोध मद लोभ मोह से मुक्त हो, कभी गुस्सा ना आए, कभी अपशब्द ना बोले, कभी किसी से घृणा ना करे। वो तो रोज प्रदर्शित करते रहते हैं अपना आप को। तो संत को तो सदन के राजनीति से अंदर मतलब भी नहीं धमकी की रहता। भाषा बोलते हैं, और ANI के कैमरामैन को उन्होंने क्या बोला तो पूरी दुनिया ने सुना है। तो ये भाषा कभी संत की नहीं हो सकती। तो ये तो योगी जी का बहुत बड़ा अपराध है और बहुत बड़ा पाप है, और मैं समझता हूँ कि इस अपराध की सज़ा उन्हें ज़रूर मिलेगी। जी जी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात जब हम करते हैं तो अक्सर ये सुनने को मिलता है कि सपा के नवरत्न और जवानी कुर्बान गैंग पार्टी को और अखिलेश जी को कमज़ोर करते हैं। ये हमने भी बहुत सुना आपको है, इसकी जानकारी है? ये बहुत सुना हमने भी। जी जी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जब कुछ चीज़ें चलती रहती हैं, ऐसा चलता रहता है। 17 में हमारी हार बहुत भयानक हार हुई थी, हम 47 सीट पे पहुंच गए थे। जी। यद्यपि 17 में 47 सीट पाके भी हमारी 22% वोट थी, और 12 में भारतीय जनता पार्टी की भी 47 सीट ही आई थी। ये शायद आपको याद जी ना हो, जी जी। लेकिन उनकी वोट 15% थी, और बीजेपी के 229 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई थी, जबकि हमारे मात्र 100 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई थी। हम फिर भी लड़े थे बढ़िया, दूसरे नंबर पे थे 73 सीटों पे। जी जी। लेकिन फिर भी हमारे लिए वो बहुत बड़ा झटका था। पर पार्टी में अंदरूनी विवाद भी चल रहे थे, परिवार में भी विवाद चल रहे थे, झूठी अफवाहें भी उड़ाई जा रही थी। उन सबको मिला के हम बुरी तरह हारे। जी जी। तो ऐसे समय पे ऐसी बातें चल जाती हैं, लेकिन वास्तविकता ये है, सच्चाई ये है कि अखिलेश यादव इतने सक्रिय रहते हैं और इतनी नज़र रखते हैं। अखिलेश यादव, मैं समझता हूँ, यूपी में कोई दूसरा नेता नहीं है। 75 के 75 जिलों के अपनी सरकार में उन्होंने किस किस ज़िले में क्या क्या काम किया था ये बता देंगे, और क्या क्या काम अधूरे रह गए ये बता देंगे, और किस ज़िले की क्या प्रमुख समस्या ये आपको मौखिक बता देंगे, और हर ज़िले के 10-10 नेताओं के नाम बता देंगे कि हमारे उस ज़िले में ये नेता हैं। और रोज़ाना लगभग 1000 लोगों से मिलते हैं अखिलेश यादव जी। जब भी लखनऊ में होते हैं, लखनऊ कार्यालय पे आप कभी भी जाके देखें, भीड़ लगी रहती है। पहले जो वरिष्ठ नेता उन्हें बुलाते हैं, उनसे बैठ कर तसल्ली से मिलते हैं, फिर आम कार्यकर्ताओं से भी लाइन में खड़े करके सबसे मिलते हैं। मैं मिली हूँ, हैं जी। प्रोसेस मतलब तो मुझे मैं थोड़ा समझता हूँ कि यूपी में कोई दूसरा नेता नहीं है जो इतनी नज़र रखता हो, इतना सजग हो, जी जी। और जिसके पास इतनी व्यक्तिगत जानकारी हो, और जो इतने लोगों से रोजाना मिलता हो। तो इसके बाद ये कह देना कि जवानी कुर्बान, और वो दूसरा क्या कहा आपने नवरत्न। नवरत्न, वो कोई गुमराह कर पाएंगे अखिलेश यादव जैसे नेता को? अब पहले हो सकता है कोई छोटी मोटी कमी रही हो, वर्तमान समय में अखिलेश यादव को कोई गुमराह नहीं कर सकता, कोई गलत बात बता के उनका दुरुपयोग नहीं कर सकता। जी जी। सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी का IT सेल कभी किसी भी मुद्दे पर दिखाई क्यों नहीं देता? आपके IT हेड पर आरोप लगता है कि वह आपके सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर पोस्ट करने और माननीय अखिलेश जी के ट्वीट को रीट्वीट करने के अलावा कोई अन्य मुद्दा नहीं उठाते हैं, जिसे आप खुद उनके सोशल मीडिया पर देख भी सकते हैं।
ऐसे में आपकी पार्टी अमित मालवीय जैसे प्रोपेगेंडा वाले व्यक्ति और उसकी पार्टी से कैसे सोशल मीडिया पर लड़ेंगे? नहीं, अमित मालवीय जैसे व्यक्ति से तो हम कोई कंपटीशन कभी रखना नहीं चाहेंगे, और यही दुआ करेंगे कि हम उस नीचता से बचे रहें जिस नीचता को वो करते हैं। पर अच्छी चीज़ों को फैलाने के लिए भी तो हाँ, सोशल नहीं, मीडिया अच्छा प्लेटफॉर्म है। दूसरा अगर सवाल, आईटी हेड सिर्फ अपना व्यक्तिगत फोटो शेयर करें और नहीं, माननीय मुझे तो मुख्यमंत्री जी के ट्वीट को ही रीट्वीट सिर्फ करे तो ये ऐसे कैसे काम चलेगा? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कभी उन्होंने अपना पर्सनल फोटो कभी आप उनके सोशल मीडिया पर सोशल देख मीडिया सकते हैं। हैंडल से कभी अपने अपने ट्विटर हैंडल से किया होगा, सोशल मीडिया हैंडल से कभी ट्वीट किया हो मेरी नज़र नहीं पड़ा आज तक भी। लेकिन हमारे सोशल मीडिया जो उसमें जो हमारा वो है उसमें थोड़ी कमियां हैं, और हम बहुत जल्दी उसमें सुधार करने वाले हैं। जी इस जी। बात से मैं आपकी सहमत हूँ कि उसमें थोड़ी अभी कुछ कमियां हम महसूस कर रहे हैं, और उसमें बहुत जल्दी सुधार करने वाले हैं। लोगों का कहना है कि कई राज्य ऐसे हैं जहां समाजवादी पार्टी का विस्तार अच्छे ढंग से किया जा सकता है, इसके बावजूद समाजवादी पार्टी वहां विस्तार क्यों नहीं करना चाहती? नहीं, अब इस समय अखिलेश जी इस बारे में गंभीर हैं, और वो दूसरे राज्यों में पार्टी का विस्तार करने की योजना पर गंभीरता से काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी 2027 में क्या रणनीति अपनाएगी और किन चेहरों पर दाव लगाएगी? नहीं, रणनीति हमारी पीडीए है, जी पीडीए का नारा होगा, पीडीए के मुद्दे होंगे। चेहरे अखिलेश जी ये कह चुके हैं कि जो हमारे प्रत्याशी हारे थे ज़्यादातर उनमें से ही चुनाव लड़ाऊंगा, वो अपनी तैयारी करें। किसी की नहीं लड़ने की इच्छा होगी या कोई निष्क्रिय होगा, केवल उनके टिकट बदले जाएंगे। इस बार टिकट बहुत पहले कर दिए जाएंगे, लगभग 1 साल पहले टिकट घोषित कर दिए जाएंगे। जी जी। बूथ कमेटियों का गठन शुरू कर दिया है हमने, चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। सारी विधानसभाओं के प्रभारी बना के विधानसभा क्षेत्रों में भेजे गए हैं, वो एक एक बूथ पे जाके जांच कर रहे हैं, भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। और इसके बाद इन बूथ कार्यकर्ताओं की जो बूथ कमेटियां हैं उनकी सबके प्रशिक्षण शिविर शुरू होंगे। उन्हें बताया जाएगा कि हमें किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना है, और कैसे हमें भारतीय जनता पार्टी की बेईमानी और उसके जो चालाकी। वो हाँ वो करते हैं, चुनाव में धांधली करते हैं, उसको धांधली। कैसे रोकना है। जी जी। इन सब चीज़ों का प्रशिक्षण उन्हें दिया जाएगा। और इस बार पार्टी बहुत गंभीरता से और बहुत मजबूती के साथ तैयारी कर रही है विधानसभा चुनाव की। जी। समाजवादी पार्टी द्वारा बसपा को 2019 में, जयंत चौधरी को 2022 और कांग्रेस को 2024 में राजनीतिक रूप से जिंदा करने से समाजवादी पार्टी को लाभ से ज़्यादा नुकसान की संभावनाएं दिख रही हैं। देखिए, नुकसान और लाभ तो जनता तय करेगी, लेकिन मैं ही मानता हूँ, मैं क्या आप सभी मानते हैं कि जी धोखा देने वाला आदमी खराब होता है, धोखा खाने वाला खराब नहीं होता। जी। जी धोखा खाने वाला आदमी भोला और शरीफ होता है। तो अखिलेश यादव जी ने शराफत में और भोलेपन में धोखे खा लिए कई बार। हमने तो साफ मन से गठबंधन किया, जिससे भी किया। बीएसपी के साथ, बीएसपी की मनमर्जी की सीटें उन्हें दी, परिणाम स्वरूप वो 10 पे पहुंच गए 0 से। जी जी। और हम 5 तो अपने बल पे भी जीते थे, हम 5 के 5 रहे। और जयंत चौधरी को भी बिल्कुल मृतक व्यक्ति को जिंदा किया, अपनी वोटों से, अपने विधायकों की वोटों से राज्यसभा में पहुंचाया। जी। तो वो लोग अगर धोखा का दे के गए हैं तो जनता उन्हें इसकी सज़ा देगी। और हमारे नेता के प्रति और हमारी पार्टी के प्रति तो लोगों ने सहानुभूति ही रखी है कि भाई इनके साथ धोखा हुआ है, इन्होंने उनके साथ भला किया और वो इनके साथ अच्छा नहीं करके गए। जी जी। क्योंकि कांग्रेस की स्थिति कुछ ठीक तो है नहीं, और विधानसभा चुनाव में निगोशिएट तो करेगी ही सपा से। बहुत अधिक संभावना ये है कि हम मिलकर लड़ेंगे, जी जी। और हमारे नेताओं के बीच में बहुत अच्छी समझ है। सीटों को लेके तो हाँ, छोटे मोटे नेता कुछ एक दो बयान करते रहते हैं, बयानबाजी करते रहते हैं, तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जी जी। लेकिन जो बड़े नेता हैं पार्टी के, उनके बीच में आपसी सहमति है और एक समझ है और एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव है। तो अब क्या होगा, कितनी सीट किसको मिलेंगी, ये तो भविष्य में ही पता चलेगा, लेकिन जी जी। मिलकर लड़ेंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। अच्छी बात है। भाटी जी, आप देख रहे हैं कि अभी प्लेन क्रैश का वो घटना सामने आया, विमान दुर्घटना का। इतनी बड़ी त्रासदी इस देश ने देखा, झेला।
आए दिन रेल हादसे भी होते हैं, विमान हादसा भी हम लोग के सामने 2025 में 12 जून को हुआ, जो दिल दहलाने वाली है। इसके बावजूद विपक्ष जो है प्रधानमंत्री मोदी जी से इस्तीफा नहीं मांग पा रहा है, सड़कों पर नहीं दिख रहा है। कोई भी विपक्ष मुखर होकर प्रबल तरीके से ना सवाल उठा पा रहा है सत्ता से, और मीडिया तो सवाल पूछना ही छोड़ दी है, वो तो सत्ता की भक्ति में लीन है। लेकिन विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए इस देश के प्रति, जो जवाबदेही और जो जिम्मेदारी विपक्ष के कंधे पर है, उससे विपक्ष भी मुक्त होता दिख रहा है। सत्ता तो बिल्कुल जवाबदेही और जिम्मेदारी, किसी भी घटना को आप उठा के देख लीजिए, चाहे वो पहलगाम हमले का मामला हो, उसमें भी कोई सरकार ने जिम्मेदारी, बल्कि उसका और उसने प्रचार प्रसार ही किया, वोट बैंक की राजनीति की। बिहार में मधुबनी में जा करके पहलगाम हमले को लेकर के, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, सोफिया कुरैशी को लेकर के, उसके नाम का जिस तरह उन्होंने वहाँ पे चुनावी राजनीति में उसका प्रचार प्रसार कर वोट बैंक की राजनीति करने की कोशिश की कि ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस रहा, और उसके बावजूद मतलब जवाबदेही नहीं तय कर रही है सरकार, लेकिन प्रचार प्रसार करके और जनता को गुमराह कर रही है। लेकिन विपक्ष भी तो वही कर रहा है। नहीं, जैसे ये पहलगाम की घटना है या जो विमान दुर्घटना है जी, ऐसे विषयों को लेकर आंदोलन तो नहीं किए जाते और न करने चाहिए, क्योंकि वो बहुत सस्ती राजनीति हो जाती है। लेकिन सवाल विपक्ष ने लगातार उठाए हैं। सवाल तो पहलगाम पे भी लगातार उठे हैं। ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू हुआ तब तमाम विपक्ष ने सरकार के साथ खड़े होने का एहसास दिया, क्योंकि देश का मुद्दा था, सेना के साथ खड़े हुए। और जब ऑपरेशन सिंदूर सीज फायर हो गया, उसके बाद सारे सवाल उठाए हैं कि वो आतंकवादी अब तक क्यों नहीं पकड़े गए, और ये सीज फायर किसके कहने पे किया गया, इसकी घोषणा ट्रंप ने क्यों की, और मोदी जी अगले ही दिन बिहार में वोट क्यों मांग रहे थे, और सोफिया कुरैशी के लिए मध्य प्रदेश के मंत्री ने ऐसे अपशब्द क्यों बोले, बिल्कुल आतंकवादियों की बहन बताया। जी जी, उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने भी ये कहा कि सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। नतमस्तक है। तो हर मुद्दे पे सवाल उठाया, खूब उठाए गए हैं, मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी, और बोले हैं, सभी पार्टियां बोली हैं। और मैं समझता हूँ अब जैसे ये अहमदाबाद की विमान दुर्घटना जो हुई है, ये बहुत गंभीर मसला है कि 40-45 सेकंड के अंदर विमान गिर गया। इसकी तो उच्च ये इससे स्तरीय जाहिर जांच होता होनी है चाहिए। कि उसमें पहले से ही तकनीकी खराबी थी। जी जी, विमान उड़ने से पहले जो तकनीकी जांच की जाती है वो ठीक से नहीं की गई। बिल्कुल। तो सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसमें जो विमान संचालित करने वाली कंपनी है और जो विमान जिसने निर्माण किया, बोइंग कंपनी, और उड्डयन मंत्रालय और भारत सरकार, चारों की जिम्मेदारी बनती है। तो इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और ये इस तरह बहुत लोग मारे गए हैं, एक एक जान बहुत कीमती होती है, तो सरकार को जिम्मेदारी से, सरकार पल्ला नहीं झाड़ सकती इसमें। विमान दुर्घटना पर वो इस्तीफा नहीं दे पा रहे हैं, या आप लोग इस्तीफा ले नहीं पा रहे हैं? वही जो मैंने शुरू में कहा, संवेदनहीनता जब होती है, जब आदमी जब बेशर्मी हो। आपको राजनाथ सिंह जी का बयान याद होगा, उन्होंने स्पष्ट कह दिया था मीडिया से कि ये यूपीए सरकार नहीं है जिसमें इस्तीफे होते थे। तो जब ये तय करके बैठे हों कि हम इस्तीफा देंगे ही नहीं, अब ये लाल बहादुर शास्त्री जैसी नैतिकता इनके अंदर थोड़ी है कि उन्होंने रेल दुर्घटना होने पर इस्तीफा दे दिया था। वो तो नहीं देना चाहते हैं। हाँ। लेकिन विपक्ष क्यों नहीं ले पा रहा? नहीं, मांगा है विपक्ष ने, तो आवाज़ उठाई है, लेकिन जब कोई असर नहीं हुआ। बेशरम आदमी बैठा हो तो क्या क्या किया जा सकता है। जी, ये तो नैतिकता के आधार पर ही तो इस्तीफा देते हैं, नैतिकता है नहीं उनमें। अब बम्बई में जो घटना हुई, वो 2 ट्रेन, लोकल ट्रेन बराबर में निकल रही हैं, दोनों में बाहर लोग लटके हुए हैं, और वो आपस में भिड़ भिड़ कर नीचे गिर गए, और उनमें से मौत हो गई कई। तो कितनी दुर्भाग्यजनक घटना का आप लोकल ट्रेन तक नहीं दे पा रहे लोगों को, और बात बुलेट ट्रेन की कर रहे हो। तो इससे सरकार की विफलता ही नहीं दिखाई देती। लोग कीड़े मकोड़े का जीवन जी रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को राशन के लिए, 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगना पड़ता है। खुद प्रधानमंत्री गर्व के साथ बताते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। इस पर तो आपको शर्म आनी चाहिए कि 80 करोड़ लोगों को आपको राशन देना पड़ रहा है। जी जी, तो सवाल ये है। जी शुक्रिया साथियों। आज इस शो में बस इतना ही। आगे फिर किसी नए मेहमान के साथ बातचीत जारी रहेगी।